क्या हम अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे? जानिए भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून। इमेजिन करिए कि दो बिल्कुल अलग-अलग फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री अपना सारा जहरीला और बिना ट्रीट किया हुआ केमिकल सीधे पास की नदी में बहा रही है। और जो दूसरी फैक्ट्री है ना, वहां से इतनी तेज मशीनरी की आवाज आ रही है कि आसपास रहने वाले लोगों का मतलब कान का पर्दा ही फट जाए। बिल्कुल, बहुत आम बात है इंडस्ट्रियल इलाकों में। हाँ, तो लॉजिकली सोचें तो इन दोनों अलग अलग तरह की समस्याओं से निपटने के लिए दो बिल्कुल अलग कानून होने चाहिए, है ना? लेकिन भारत में कानूनी तौर पर शोर को यानी नॉइज को हवा माना जाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। बहुत अजीब लगता है। मतलब ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के कानून के तहत कंट्रोल किया जाता है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी तरह के दिलचस्प पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं। और पता है, यही वो प्रशासनिक और कानूनी बारीकियां हैं जो अक्सर एग्जाम हॉल में सबसे बड़े ट्रैप साबित होती हैं। सही कहा। इस सेशन में हमारा मिशन भारतीय पर्यावरण कानूनों या कह लें कि जो पूरा इंडियन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है उसके इवोल्यूशन को समझना है। क्योंकि रटने से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ वर्षों और तारीखों को नहीं रटेंगे, हम ये समझेंगे कि कोई विशेष कानून उसी समय क्यों लाया गया और वो कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs हैं जो बार बार घुमाकर पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस पूरे फ्रेमवर्क के बेस से शुरू करते हैं। अगर हम भारत में पर्यावरण की रक्षा की बात करें तो अक्सर ये सवाल उठता है कि ये असल में जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की या नागरिकों की? एग्जैक्टली। और इसका सबसे पहला और सबसे मजबूत जवाब सीधे हमारे भारतीय संविधान में मिलता है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 48A को देखें, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। हाँ, तो वो बहुत साफ शब्दों में कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना और उसे बेहतर बनाना राज्य का यानी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन देखिए, इसी के समानांतर एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सिर्फ सरकार पे जिम्मेदारी डाल देना काफी नहीं था। राइट, मतलब हम लोग भी तो कुछ करेंगे। वही ना। इसलिए अनुच्छेद 51AG के तहत यह तय किया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का भी मौलिक कर्तव्य है। फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल बैलेंस है। मतलब संविधान निर्माताओं ने एक दो तरफा जिम्मेदारी तय की। सरकार नीतियां बनाएगी, लेकिन उन नीतियों का पालन करना हमारा और आपका काम होगा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर हम एक एनालॉजी लें तो मान लीजिए कि संविधान एक ब्लूप्रिंट की तरह है। उसमें सिर्फ नक्शा है और 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो उस ब्लूप्रिंट पर खड़ी की गई पहली सिक्योरिटी वॉल है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। थैंक यू। और इसी ऐतिहासिक कानून के तहत देश में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का लीगल फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। और वो जो चर्चित प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 वाला, वो भी तो इसी से जुड़ा है ना? बिल्कुल, उसी अधिनियम की ताकत से वो जमीन पर उतर पाया। लेकिन एक सेकंड, इस 1972 के कानून में एक चीज है जो मुझे हमेशा खटकती है। इसमें शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 6 तक प्रजातियों की सुरक्षा का अलग-अलग स्तर तय किया गया है। हाँ, स्पीशीज प्रोटेक्शन लेवल। राइट। तो आखिर अलग-अलग लिस्ट बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब क्या जंगल के सभी जानवरों को एक समान सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? What's fascinating here? इसकी जब हम बड़े पैमाने पर कंजर्वेशन की बात करते हैं ना, तो राज्य के पास रिसोर्सेज, मैन पावर और फंड्स बहुत सीमित होते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। खतरे के स्तर के आधार पर प्रायोरिटी तय करना सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि वही एकमात्र तरीका है काम करने का। तो मतलब जो ज्यादा खतरे में है उसे ज्यादा प्रोटेक्शन। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए, जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे कि बाघ या गैंडा, उन्हें शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसका मतलब है कि उनके शिकार पर सबसे कड़ी सजा मिलेगी। ओह, तो ये इंसानों की VIP सिक्योरिटी जैसा कुछ है। ये आबादी बहुत ज्यादा है और जिन पर कोई तत्काल खतरा नहीं है, उन्हें निचले शेड्यूल्स में रखा गया है। ये एक बेहद साइंटिफिक तरीका है जिससे फॉरेस्ट गार्ड्स अपनी एनर्जी सही जगह फोकस कर पाते हैं। अब ये बात पूरी तरह से सेंस बनाती है, लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमने जंगलों में टाइगर को G+ सिक्योरिटी तो दे दी, लेकिन अगर उस जंगल से गुजरने वाली नदी का पानी ही फैक्ट्रियों के कचरे से जहरीला हो जाए तो उस टाइगर को बचाने का क्या फायदा? वही बात है,
वन्यजीवों को सुरक्षा देने के बाद तुरंत ये महसूस हुआ कि उनके और खुद इंसानों के जीवित रहने के जो बुनियादी तत्व हैं, जल और वायु, उन्हें साफ करना होगा। और इसी कड़ी में 1970s के दशक में भारत में एक बड़ा बदलाव आया। 1974 में जल अधिनियम यानी वाटर एक्ट लाया गया। राइट। भारतीय कानूनी इतिहास में इसे पहला प्रमुख और डेडिकेटेड पर्यावरण कानून माना जाता है। लेकिन यहाँ एग्जाम के नजरिए से एक बहुत बड़ा ट्रैप है। वो PYQ वाला ट्रैप? हाँ, प्रदूषण को मॉनिटर करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसकी स्थापना इसी 1974 के जल अधिनियम के तहत की गई थी। और यहीं पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर बैठते हैं। अगर पेपर में सवाल आता है कि CPCB की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो ऑप्शंस में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लिखा होता है। बिल्कुल, और नाम में पर्यावरण देखकर लोग उसी पर टिक कर देते हैं। हाँ, उन्हें लगता है पोल्यूशन बोर्ड है तो एनवायरनमेंट एक्ट से ही बना होगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि CPCB का जन्म 1974 के स्पेसिफिक वाटर एक्ट से हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1974 में जब नदियों में पोल्यूशन खतरनाक लेवल पर पहुंच गया, तो सरकार को तुरंत एक टेक्निकल बॉडी की जरूरत पड़ी जो सैंपल्स ले सके और स्टैंडर्ड्स तय कर सके। एग्जैक्टली। जल प्रदूषण रोकना उस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी थी। और जल के बाद फिर स्वाभाविक रूप से बारी आई वायु की। हाँ। तो 1981 में वायु अधिनियम, हाँ। एयर एक्ट लाया गया। इसका पूरा फोकस इंडस्ट्रियल एमिशन पर था। लेकिन हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बताइए। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हाँ। ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन को मूल रूप से इस 1981 के अधिनियम में नहीं रखा गया था। हाँ, वो बाद में आया। राइट। इसे बाद में एक संशोधन के जरिए शामिल किया गया। अब मेरा सवाल ये है कि ध्वनि प्रदूषण का हवा से क्या लेना देना है? इसके लिए एक अलग से कानून क्यों नहीं बना दिया गया? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब विज्ञान और हमारी ब्यूरोक्रेसी दोनों के काम करने के तरीके में छिपा है। अच्छा, कैसे? देखिए, साइंटिफिक रूप से ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम हवा ही है। वो तो है। साउंड वेव्स हवा से ही ट्रैवल करती हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कारण और भी ज्यादा दिलचस्प है। अगर आप 80 के दशक के इंडस्ट्रियल सेटअप को देखें, तो जिन कारखानों की चिमनियों से सबसे ज्यादा जहरीला धुआं निकलता था, हाँ, उन्हीं कारखानों की भारी मशीनों से सबसे ज्यादा कान फोड़ देने वाला शोर भी होता था। ओह, तो मतलब पोल्यूशन का जो सोर्स था वो एक ही था। एग्जैक्टली। अब सोचिए, अगर ध्वनि के लिए एक अलग कानून होता, तो वायु प्रदूषण चेक करने के लिए एक अलग इंस्पेक्टर कारखाने में जाता, और फिर ध्वनि प्रदूषण चेक करने के लिए दूसरा इंस्पेक्टर जाता। हाँ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खर्चीला होता। इसलिए एक ही संस्था यानी CCPB और एक ही कानूनी ढांचे के तहत दोनों को कवर करना सबसे लॉजिकल स्टेप था। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था। तो अब तक हमारे पास जल के लिए एक कानून आ गया और वायु के लिए एक कानून आ गया। लेकिन इसी दौरान एक और बहुत बड़ा सेक्टर था जो खतरे में था, हमारे जंगल। बिल्कुल। लाया गया। और यहाँ पर एग्जाम्स में एक बहुत बड़ा मिथ वर्सेस फैक्ट वाला ट्रैप क्रिएट होता है। हाँ, वो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने वाला सवाल। अक्सर सवाल कुछ इस तरह फ्रेम किया जाता है कि वन भूमि को गैर वन कार्यों जैसे कि माइनिंग या फैक्ट्री लगाने के लिए डाइवर्ट करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? और ऑप्शन में राज्य सरकार होता है। हाँ, बिल्कुल। और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जमीन तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही फैसला लेगी। और यही वो मिथ है। सच ये है, यानी फैक्ट ये है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट काम में बदलने के लिए केंद्र सरकार की प्रायर अप्रूवल अनिवार्य है। हाँ, पूर्व अनुमति लेनी ही पड़ेगी। कोई भी राज्य सरकार अकेले अपने दम पर यह फैसला नहीं ले सकती। और इस कड़े नियम के पीछे की वजह ये थी कि 1980 से पहले लोकल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दबावों के चलते राज्य सरकारें बहुत आसानी से जंगलों को काटने की मंजूरी दे रही थीं। लोकल बिल्डर्स और माइनिंग कंपनियों का प्रेशर होता होगा। एग्जैक्टली। इसे रोकने के लिए ही डिसीजन मेकिंग पावर को उठाकर सीधे दिल्ली यानी केंद्र सरकार के पास शिफ्ट कर दिया गया। ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट था। लेकिन अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कानून बनाने का ये जो तरीका था ना, जल के लिए अलग, वायु के लिए अलग, जंगल के लिए अलग, इसकी एक बहुत बड़ी कमी जल्द ही सामने आ गई। 1984 में। हाँ, 1984 की सर्दियों में एक ऐसी भयानक औद्योगिक त्रासदी हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
मैं बात कर रही हूँ भोपाल गैस त्रासदी की। भोपाल गैस त्रासदी वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बहुत बड़ा सिस्टमिक फेलियर था। बिल्कुल था। उस आधी रात को जो गैस लीक हुई, उसने साबित कर दिया कि जब कोई इतनी बड़ी और मल्टी डायमेंशनल आपदा आती है तो ये जो जल और वायु के टुकड़ों में बटे हुए कानून है ना, ये बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। क्योंकि समझ ही नहीं आता कि कौन सा एक्ट लगाएं। सही कहा। उस वक्त केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई एक सिंगल पावरफुल कानून नहीं था जिससे वो तुरंत उस पूरी इंडस्ट्रियल साइट को टेक ओवर कर सके। और इसी बेबसी से जन्म हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। इसे अक्सर अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। अगर मैं अपनी फेवरेट स्मार्टफोन एनालॉजी का इस्तेमाल करूं तो ये अम्ब्रेला एक्ट किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ओके, कैसे? जैसे iOS या एंड्रॉयड पूरे फोन को कंट्रोल करता है और उसके अंदर जल अधिनियम या वायु अधिनियम जैसी चीजें अलग-अलग एप्स की तरह काम करती हैं। बहुत बढ़िया तरह से समझाया आपने। तो अब आप बताइए, व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस अम्ब्रेला एक्ट ने असल में सिस्टम में क्या बदल दिया? इसने सिस्टम को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया। परीक्षा के नजरिए से सबसे अहम बात यह है कि 1986 के इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां या कॉम्प्रिहेंसिव पावर्स दे दी। मतलब अब केंद्र सरकार सीधे एक्शन ले सकती थी। बिल्कुल। अब केंद्र सरकार किसी भी इलाके में पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक खुद तय कर सकती थी। अगर कोई उद्योग खतरनाक तरीके से काम कर रहा है तो सीधे उसे बंद करने का आदेश दिया जा सकता था, बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के। हाँ, किसी भी तरह के खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग के नियम तय करने का सीधा अधिकार केंद्र के पास आ गया। ये एक ऐसा मजबूत छाता था जिसके नीचे पर्यावरण से जुड़ी हर समस्या को एड्रेस किया जा सकता था। तो 70 और 80 के दशक ने भारत को एक बहुत ही मजबूत बेस दे दिया। लेकिन जैसे जैसे हम 21वीं सदी की ओर बढ़े, पर्यावरण के लिए खतरे सिर्फ कारखानों के धुएं तक सीमित नहीं रहे। हाँ, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने बिल्कुल नई तरह की समस्याएं पैदा कर दी। राइट। अब खतरा जेनेटिक चोरी या बायोपायरेसी जैसी चीजों का था। ये एक बहुत ही क्रिटिकल बदलाव था। 90s के दशक के अंत में विदेशी कंपनियां भारत के पारंपरिक ज्ञान का पेटेंट कराने की कोशिश कर रही थी। वो हल्दी और नीम वाला केस। एग्जैक्टली। हल्दी और नीम जैसे पौधे जिनका इस्तेमाल भारत में सदियों से दवा के रूप में होता आ रहा है, विदेशी कॉरपोरेशंस उन पर अपना एकाधिकार जमाना चाहती थीं। ये सीधे तौर पर हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चोरी थी। और इसी जेनेटिक चोरी को रोकने के लिए लाया गया जैव विविधता अधिनियम 2002 यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ पेड़ पौधों को बचाना नहीं था, बल्कि हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कानूनी सुरक्षा देना था। इसी कानून के तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या एनबीए की स्थापना हुई। और अगर हम पुराने पेपर्स देखें तो ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है कि भारत में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का रेगुलेशन किस कानून से होता है? और जवाब बहुत सीधा है, 2002 का जैव विविधता अधिनियम। बिल्कुल। इस एक्ट ने ये तय कर दिया कि कोई भी विदेशी संस्था भारत की अनुमति के बिना हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अगर वो उससे मुनाफा कमाते हैं तो उस मुनाफे का एक हिस्सा उन स्थानीय समुदायों को भी देना होगा जिन्होंने पीढ़ियों से उस ज्ञान को बचा कर रखा है। इसे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कहते हैं। ये तो बहुत ही फेयर सिस्टम है। खैर, 21वीं सदी की एक और बड़ी चुनौती शहरों का विस्तार और टेक्नोलॉजी का कचरा रही है। ई वेस्ट। बिल्कुल। जैसे जैसे हमारे पास स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स बढ़ते गए, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया। इसके समाधान के लिए 2016 में सरकार ने रूल्स को पूरी तरह से अपडेट किया। पहला था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इसका सबसे बड़ा फोकस था सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी घर के स्तर पर ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना। और दूसरा नियम जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो था ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016। राइट। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसे ईपीआर कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इस ईपीआर पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। हाँ, बताइए। बहुत सी कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स में शब्द देखने को मिलता है, तो क्या ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनियों के पीआर स्टंट के लिए गढ़ा गया एक फैंसी शब्द है या इसका जमीन पर कोई ठोस महत्व है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ईपीआर कोई पीआर स्टंट नहीं है।
ये कचरा प्रबंधन की पूरी फिलॉसफी को पलट देने वाला नियम है। कैसे? देखिए, पहले क्या होता था, एक कंपनी ने टीवी बनाया, आपने खरीदा, 5 साल बाद टीवी खराब हुआ और आपने उसे कचरे में फेंक दिया। हाँ, नॉर्मल प्रोसेस यही है। अब उस टीवी के अंदर का लेड, मरकरी या प्लास्टिक मिट्टी में जहर घोल रहा है और उस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसने उसे बनाया था। राइट? लेकिन ईपीआर के तहत जो कंपनी वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रही है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस सामान को बेचने पर खत्म नहीं होती। जब वो सामान अपनी लाइफ पूरी करके ई वेस्ट बन जाएगा तो उसे कलेक्ट करने और साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी भी उसी निर्माता कंपनी की होगी। वाओ! यानी जिसने कचरा पैदा करने वाला उत्पाद बनाया, वही उसे सुरक्षित तरीके से साफ करने का रास्ता और पैसा भी निकालेगा। ये तो वाकई बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल है। अब देखिए, हमने इन सभी अधिनियमों और नियमों के पीछे का साइंस, हिस्ट्री और लॉजिक समझ लिया है। लेकिन एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो जाती है। वही तो, उस प्रेशर कुकर वाले माहौल में सबसे बड़ी चुनौती होती है क्रोनोलॉजी, यानी सही क्रम याद रखना। हाँ, एग्जामिनर अक्सर इन 5-6 कानूनों को जंबल्ड ऑर्डर में दे देते हैं और कहते हैं कि इन्हें लागू होने के सही वर्षों के हिसाब से लगाओ। और अगर स्टूडेंट्स ने इस पूरी यात्रा को एक कहानी की तरह समझा है ना, तो ये सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए इस पूरे टाइमलाइन का एक क्विक मेंटल मैप बनाते हैं। सबसे पहले हमने जंगलों में जानवरों को बचाया, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर हमें लगा कि उन्हें साफ पानी चाहिए, तो 1974 में वाटर एक्ट आ गया। फिर जंगलों को कटने से बचाना जरूरी था, तो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। पानी के बाद हवा साफ करने की बारी आई, 1981 का एयर एक्ट। फिर भोपाल गैस त्रासदी हुई जिसने सबको हिला दिया और हमें एक अम्ब्रेला की जरूरत पड़ी। इस डीप डाइव में हमने संविधान के अनुच्छेदों 48A और 51AG से शुरुआत करके 70 और 80 के दशक के इवोल्यूशन को समझते हुए 2016 के ई वेस्ट नियमों तक की पूरी जर्नी तय कर ली है। और हमने ये भी समझा कि हर कानून अपने समय की किस खास चुनौती का जवाब था। बिल्कुल। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। हमने अभी डिस्कस किया कि 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, हमारा अम्ब्रेला एक्ट, मुख्य रूप से भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए बनाया गया था। वो उस समय के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन आज हम 2026 में हैं। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज की मार झेल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के कारण ई वेस्ट का एक ऐसा संकट खड़ा हो रहा है जिसकी 1986 में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अम्ब्रेला एक्ट आज की इन जटिल, अदृश्य और ग्लोबल चुनौतियों के लिए पर्याप्त है? सोचने वाली बात है। क्या भारत को अब 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नए, अधिक आधुनिक सुपर अम्ब्रेला एक्ट की आवश्यकता नहीं है? इस पर स्टूडेंट्स को खुद भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और जब आप एग्जाम के लिए अपना अगला मेंस